हेलो एवरीवन, कैसे भाई आज सभी। तो जो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एटम्स। एटम्स में हम थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास से बच्चों हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पर जो रदरफोर्ड का अपने पास में एटॉमिक मॉडल है, न्यूक्लियर जो मॉडल है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बीच में ही बच्चों में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ही बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ने वाले हैं और रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप बच्चों को भी पेन उठाइए और नोट करना भी आप स्टार्ट करें, मतलब कहने का मीन आप नोट्स भी बनाइए करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, किसने किया था, क्यों किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है 1905 में ही कर चुके थे। 1905-1906 में वो कर चुके थे और उनके जो रिजल्ट आए उनको वापस से वो वेरीफाई करवाना चाहते थे। इसलिए अपने जो स्टूडेंट्स उनके थे एस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन से इन्होंने वापस से 1911 के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करवाया और वही रिजल्ट उनको वापस से प्राप्त हुए जो रिजल्ट पहले प्राप्त हो रहे थे। नहीं तो आप भी सोचे कि इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस तरीके से जो डायग्राम बनाया गया है, इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस यूज ली गई है, वो कैसे सडनली थोड़ी ना हो सकता था। वो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड पहले कर चुके थे। तो ये एस गीगर जो और जो मार्सडेन है बच्चों, वो रदरफोर्ड के क्या थे, स्टूडेंट्स थे। तो कई बार इनके नेम से भी अपने पास एक्सपेरिमेंट आ जाता है। और रदरफोर्ड बच्चों खुद किसके स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो कई बार तीनों के नेम से भी आ जाता है, एस गीगर, अर्नेस्ट मार्सडेन एंड जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, किस तरीके से बातों को इन्होंने बहुत ब्रीफ लेवल में इन्होंने प्रूव किया। कुछ जो इनका ड्रॉबैक रह गया, कुछ एरर इनके जो रह गई, वो नील्स बोर ने करेक्ट कर दिया था। तो हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेस पर रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस को डिफाइन किया, किस तरीके से इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया और वहाँ एटम का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इनको पता चल चुका था। तो ये किस तरीके से बताया उसका एक्सपेरिमेंट लेवल हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इन्होंने क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है तो हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए और अल्फा पार्टिकल के लिए इन्होंने एक लेड का क्या लिया, बॉक्स लिया, एक पीबी का इन्होंने बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने रखा। हमने डायग्राम बच्चों इसलिए बनाया है ताकि कम टाइम में अच्छे से अच्छे अपने पास में आपको चीजें डिलीवर कर दे। तो इन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने रखा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जिससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इजीली में मूव होते हैं। लेकिन हमने ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और इस लेड बॉक्स के अंदर क्या रखा बच्चों, अल्फा पार्टिकल के सोर्स के रूप में हमने बिस्मथ रखा। यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं बच्चों, वो अल्फा पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यहां से इस बिस्मथ से, इस रेडियोएक्टिव सोर्स से, यानी इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स से जो भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उनका एनर्जी कितना होता है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यानी नेचुरल जो एनर्जी होता है अल्फा पार्टिकल्स का वो मिनिमम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अब यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो ऑल डायरेक्शन में फैलेंगे, वो इधर भी जाएंगे, वो इधर भी जाएंगे, वो सभी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम आपको प्राप्त हो, अल्फा पार्टिकल्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करें और हम फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाकर उसको जो गोल्ड फॉइल हम यूज लेते हैं वहां उसको इंसिडेंट करवा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे मेटल का या इस तरीके का सोर्स या इस तरीके का ब्रिक्स का यूज करते हैं जिसको लीड ब्रेक्स हम बोलते हैं, लेड ब्रेक्स हम बोलते हैं। लेड ब्रेक्स का यूज करते हैं, इसके आगे हम लेड ब्रेक्स लगा देते हैं। देखो ब्रिक्स हमने लगा रखा है, ईंटें जिसको हम कहते हैं किसकी, लेड की बनी। ये अल्फा पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो लीड अपने पास है, जो लेड ब्रेक्स अपने पास है, ये अल्फा पार्टिकल्स को बच्चों इजीली में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस साइड में जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे भाई, इस डायरेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, ये जो ब्रिक्स होती है उनको क्या कर लेती है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये
इसका मीन ये हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल्स को किस तरीके से यूज में लिया जाता है, कोलिमेट करने के लिए लीड ब्रेक्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कोलिमेट का मीन हो गया कि ये अल्फा पार्टिकल्स का बच्चों क्या बना देता है, एक स्ट्रेट बीम बना देता है। ये अल्फा पार्टिकल का एक स्टेट क्या बना देता है बच्चों, बीम बना देता है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में जाने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको ये जो लाइट ब्रिक्स होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को बच्चों एक जस्ट आगे गोल्ड फॉइल पर, और गोल्ड फॉइल का जो लेयर है वो इतना थिन होता है, इतना पतला होता है कि उसके आगे कोई दूसरी लेयर नहीं होती है। ये पेपर की साइज का, बहुत ही पतला पेपर की साइज का गोल्ड फॉइल यहां पर लगाया गया, AU जिसको हम बोलते हैं, जिसका साइज 10⁻⁶ से 10⁻⁸ मीटर होता है। अब सर गोल्ड फॉइल का यह यूज क्यों किया गया, इसके दो रीजन अपने पास है। फर्स्ट रीजन कि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स का पास होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सेकंड, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, 10th लेवल तक आप पढ़ चुके हैं कि इसमें बीटन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसमें लेयर का फैलने का या पतला होने का, थिन होने का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए यह गोल्ड फॉइल का यूज किया जाता है, जिसका साइज 10⁻⁶ से 10⁻⁸ मीटर होता है। इसकी केवल एक सिंगल लेयर होती है और वो भी बहुत पतली लेयर होती है, इसके आगे कोई दूसरी लेयर नहीं होती है। बहुत पेपर की साइज का, बिस्किट साइज तो बहुत बड़ा हो गया, पेपर की साइज का ये यहाँ क्या होता है, गोल्ड फॉइल होता है। तो ये यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स को इस लीड ब्रेक्स की सहायता से हम कोलिमेट करके एक थिन बीम में कन्वर्ट करके इस गोल्ड फॉइल पर क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। अब वो गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट होने के बाद में जब वो आगे पास होते हैं, आगे जब निकलते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका स्कैटरिंग कहाँ पर हो रहा है, उसको देखने के लिए बच्चों यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी जाती है। ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है बच्चों, वो पूरा 0 to 180 तक, बोलो यहाँ तक होती है, पूरी यहाँ तक होती है, इस तरीके से पूरी कन्वर्ट होती है आपके पास में, पूरी जिंक सल्फाइड की होती है। पता चले कि अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, हो सकता है वो रिटर्न जा रहा हो, तो उसका भी पता लगाने के लिए हम यहाँ ZNS का स्क्रीन का इस तरीके से यूज करते हैं कि पूरा इस तरीके से 3D की शेप में होता है 180 तक, यानी 0 से 180 तक। आप NCERT में देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा 3D का डायग्राम बना रखा है। तो इस तरीके से पूरा अपने पास में क्या होता है, ये एक ZNS का क्या होता है, स्क्रीन होता है। ये बहुत ही फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव होता है, इसका मीन हो गया कि जैसे अल्फा पार्टिकल इस पर टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं, तो यहाँ पर फ्लैश, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है, यहाँ पर लाइट का फ्लैश आता है, और लाइट का फ्लैश आता है तो हमें पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में यहाँ जाकर स्कैटर हुआ है, कितने एंगल से यह स्कैटरिंग हुआ है। लेकिन बच्चों वो स्कैटरिंग इतना बड़ा नहीं होता है, यहाँ पर जो लाइट फ्लैश होती है वो इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। अल्फा पार्टिकल्स बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसको भी देखने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है बच्चों, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। देखो लिख रखा बेटा लाइट डिटेक्टर, यानी उस लाइट को भी देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ इस ZNS के स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल अपने पास में टकराएगा, तो टकराने पर ये यहाँ फोटो सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की चमक यहाँ पर उत्पन्न होगी, लाइट यहाँ पर फ्लैश होगी। उस लाइट फ्लैश को देखने के लिए, क्योंकि लाइट फ्लैश बहुत बड़ा तो होता नहीं है, तो उस लाइट फ्लैश को देखने के लिए बच्चों यहाँ किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जो लाइट डिटेक्टर की जैसे वर्क करता है, जिससे पता लग जाता है। अभी हमने मान लिया कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो कितने एंगल से बच्चों, थीटा एंगल से, और ये थीटा अपने पास क्या होगा, यहाँ थीटा होगा स्कैटरिंग एंगल। ये स्कैटरिंग एंगल थीटा से स्कैटर होकर यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, लाइट फ्लैश कर रहा है, और उसको देखने के लिए हमने यहाँ लाइट डिटेक्टर माइक्रोस्कोप का यूज कर लिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर बच्चों इंसिडेंट करवाए गए, और कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटरिंग जब हुआ तो कुछ पार्टिकल्स का, मैक्सिमम पार्टिकल्स बच्चों यहाँ से सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स का स्कैटरिंग का एंगल कम रहा, कुछ का ज्यादा रहा, इस तरीके से होता है। यहाँ कुछ पार्टिकल्स का तो यहाँ गोल्ड फॉइल पर एंगल कितना रहा, 90 डिग्री भी रहा।
कुछ 90 से ज़्यादा भी रहा। तो यहाँ तक तो बच्चों 0 डिग्री से होता हुआ 90 डिग्री तक अपने पास स्कैटरिंग एंगल रहेगा। धीरे धीरे यह एंगल अपने पास बढ़ता जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कितने पार्टिकल्स लिए और किस तरीके से गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट करवाने के बाद वो पार्टिकल्स का स्कैटरिंग किस तरीके से हुआ, वही हमें मेन यहाँ पढ़ना होता है। क्योंकि रदरफोर्ड को तो ये पता था, रदरफोर्ड तो 1905-1906 में एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, लेकिन वो इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से वेरीफाई करवाना चाह रहे थे, इसलिए गीगर और मार्सडेन जो थे उनसे एक्सपेरिमेंट वापस से इन्होंने करवाया। और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें जो स्कैटरिंग था, जो थीटा था, वो 0 डिग्री था। बहुत कम वैल्यू अपने पास था, 0 डिग्री या 1 डिग्री से कम था। यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बच्चों यहाँ से क्या हो गए थे, सीधे पास हो गए थे। यानी उन्होंने ये पता लगाया कि वास्तव में एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, होलो होता है, एम्प्टी स्पेस में होता है। तो इस तरीके से हम इसके क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिजल्ट पढ़ेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या क्या किया वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसका ऑब्जर्वेशन। ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो था, जिसके बेसिस पर इस गोल्ड फॉइल पर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल करवाए और उनका स्कैटरिंग इन्होंने मेन देखा कि वो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल क्या बच्चों, एक एटम है अपने पास में, किस तरीके से वो स्कैटरिंग कर रहे थे, उनका स्कैटरिंग एंगल कितना अपने पास था। और उस स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल को देखने के लिए यहाँ किसका यूज किया गया था बच्चों, यहाँ ZNS की जो स्क्रीन है उसका यूज किया गया था, जिस पर लाइट क्या हो जाती है, फ्लैश हो जाती है। तो अब किस तरीके से यहाँ स्कैटरिंग हुआ था तो हम उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो यहाँ से फटाफट बच्चों डायग्राम आप बना लीजिए भाई, बना लो बच्चों, डायग्राम बना लो। तो देखते हैं बच्चों इनके ऑब्जर्वेशन क्या था। इन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए बच्चों, और उन अल्फा पार्टिकल्स का उन्होंने स्कैटरिंग देखा कि वो स्कैटरिंग कितने एंगल से हो रहे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने एंगल से अपने पास स्कैटरिंग हो रहे हैं। उसी के बेसिस पर उनको एटम के बारे में डिटेल से पता चला। तो यहाँ हम ग्राफ भी देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिसको कैपिटल N से मैं लिख लेता हूँ, और ये थीटा स्कैटरिंग अपने पास एंगल है। थीटा स्कैटरिंग एंगल बच्चों 0 से 180 डिग्री तक रहेगा, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे, लगभग 10⁻7 तक रहेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये बच्चों 10⁻1 है। अब ग्राफ भी देख लेंगे, ग्राफ किस बेसिस पर बनाया गया वो भी हम देखेंगे। 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, ये 5 हो गया है, 6 यानी 10 लाख हो गया बच्चों, ये 10⁻7। ये एंगल बच्चों यहाँ 0 डिग्री, लगभग 20, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री ले लो, ये 80 डिग्री ले लो, ऐसे ही चलते हुए आप 180 तक आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम जैसे मान लो बच्चों ये एटम अपने पास, ये गोल्ड फॉइल अपने पास है, ठीक है, और ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स अपने पास आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं आया, यानी मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 0 डिग्री से स्कैटर करके चले गए। यानी जैसे हम बात करें कि हमें भी पता है कि जैसे ये अपने पास बच्चों एटम होता है जिसका सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट, देखो मैक्सिमम को 99.86% पार्टिकल्स जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवाए थे, उसका 99.86 पार्टिकल्स कितने एंगल से बच्चों, 0 डिग्री, बिना डेविएशन के, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो गए। तो यहां देखिए इस तरीके से, तो एटम में मैक्सिमम जो उन्होंने देखा कि 99.86% पार्टिकल्स बिना डिविएशन के क्या हो गए बच्चों, सीधे पास हो गए। तो दिमाग में आया उनके कि यहाँ जो अपने पास में, अभी तो ऑब्जर्वेशन बता रहे बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकले वो आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने फिर ये आइडिया लगाना स्टार्ट कर दिया था कि वास्तव में एटम का इतना परसेंट पार्ट या मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, होलो होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, या उसमें बहुत लाइट पार्टिकल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट बात उनके दिमाग में बैठने लगी कि वास्तव में उनके माइंड में यह आया कि जब
अब बोले, अब देखो हम मेनली यदि बात करें, अब किसी का रिजल्ट क्या निकला, अरे 99.86 यानी मेजोरिटी में तो सारे अल्फा पार्टिकल्स कहाँ जाने लगे, सीधे जाने लगे। तो फिर एटम के बारे में हम क्या पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे उसके न्यूक्लियस होता है नहीं होता है। तो क्योंकि हम मैक्सिमम हम उन रिजल्ट को तवज्जो देते हैं बच्चों जो ज़्यादा मेजोरिटी में आते। तो गीगर जो थे, जो मार्सडेन थे, वो ये सोच रहे थे कि ये प्रैक्टिकल हमसे क्यों करवा रहे हैं। हालांकि ये रदरफोर्ड कर चुके थे एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो ये सोच रहे थे क्यों करवा रहे थे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे पास होगी, इसका क्या कोई सेंस है क्या। क्योंकि मेजोरिटी में तो ये आ रहा है कि कोई एटम की कोई बात ही नहीं होगी, एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, या पूरा एटम कैसा होता है, खोखला होता है, होलो होता है, एम्प्टी स्पेस में होता है, या ऐसे पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं जिनका मास बहुत लाइट वेट का होता है। लेकिन वो ये देख रहे थे कि नहीं अभी और करें। तो लगभग 99.86% पार्टिकल्स तो स्कैटरिंग कितना था बच्चों, 0 था। अब जैसे स्कैटरिंग 0 था, मैक्सिमम का 0 था। अब बच्चों लेकिन ये जो ग्राफ बनाया गया है वो ग्राफ इस बेसिस पर नहीं बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने के लिए इन्होंने एक अलग से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे ग्राफ बनता है। लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन में ये बात बतानी पड़ेगी कि कितने परसेंट पार्टिकल्स आपके पास में बिना डिविएशन के गए, किसमें कितना स्कैटरिंग आए, वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ 0 डिग्री पर डेविएशन आए, यानी 99.86% पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बच्चों, 99.86% पार्टिकल का थीटा स्कैटरिंग कितना था, 0 था। बिल्कुल स्टेट पास करके चले गए वो। सेकंड कितने बच गए यहाँ, लगभग कितना रहा, हाँ 0.14%। जो पार्टिकल्स थे उनका जो थीटा था वो 1 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही था, 1 डिग्री था अपने पास, 1 डिग्री से ज्यादा था अपने पास में। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि नॉर्मली बात करें कि ये न्यूक्लियस है, तो मैक्सिमम तो बच्चों सीधे पास होगी, मैक्सिमम तो सीधे पास होगी। लेकिन जो न्यूक्लियस के पास आए उनमें क्या आ गया बच्चों, इस तरीके से स्कैटरिंग आ गया, इस तरीके से स्कैटरिंग आ गया, इस तरीके से वो डेविएशन में हो गए। यानी लगभग 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कितने, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से क्या हुआ बच्चों, डेविएशन हुआ उनका। अब देखो कितने कम परसेंट का हुआ, तो उनका दिमाग में तो लगने लग गया, क्योंकि बच्चों डेविएशन ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी से लड़के कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, उस लड़ाई की वजह से, उस कोलाइजन की वजह से, इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, इनका डिविएशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों हो रहा था डिविएशन, रिपल्सन की वजह से हो रहा था, और रिपल्सन की वजह से हो रहा था। और अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उनके माइंड में ये आने लग गया कि सारा पॉजिटिव जो चार्ज होता है वास्तव में इससे कंप्लीट, जैसे थॉमसन ने बताया था, थॉमसन ने क्या बताया था कि सारा पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फैला हुआ रहता है पूरे एटम में, पूरे एटम में। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी इस तरीके से था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ रहता है और बीच बीच में उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इस तरीके से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, जिसको हम आगे डिस्कस कर देंगे डिटेल से। तो उन्होंने ये तो कह दिया था कि वास्तव में पॉजिटिव चार्ज इस पूरे एटम में नहीं फैला हुआ होता है, ये कहीं ना कहीं एक छोटे से पार्ट में है अपने पास में। और इस छोटे से पार्ट क्योंकि कितने परसेंट, ओनली 1% में नहीं है, 1 भी नहीं है, 0.50 भी नहीं है, 0.25 भी नहीं है, बहुत कम पोर्शन जो अल्फा पार्टिकल्स का था वो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से डेविएशन कर रहा था। क्योंकि मेन बातें तो बच्चों यही है, ये मेजोरिटी वाली बातें तो नहीं है, लेकिन मेन रिजल्ट जो देने वाली बातें हैं जिसके बेसिस पर हम न्यूक्लियस को पहचान पाए वो यही अपने पास में आगे के रिजल्ट है। तो ओनली 0.14% यहाँ से डिविएशन 1 डिग्री से ज्यादा हुआ, स्कैटरिंग 1 डिग्री से ज्यादा हुआ। और यहाँ उनके दिमाग में फात में बात आने लगे कि मैक्सिमम ऐसा नहीं है जो थॉमसन ने बताया था कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो किस फॉर्म में होता है, एक्चुअली हमें पता है किस फॉर्म में होता है, वो बच्चों प्रोटॉन की फॉर्म में होता है। वो बहुत कम पोर्शन में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है। इसके बाद में यानी उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। फिर उन्होंने देखा कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से, कितने में से बच्चों, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में, जैसे बात करें हम किस तरीके से, जैसे बच्चों ये गोल्ड फॉइल अपने पास है, ठीक है, छोटी सी बना देते हैं, गोल्ड फॉइल अपने पास है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं,
99.86 तो कैसे चलेंगे बच्चों, स्टेट चलेगी अपने पास में। कुछ का स्कैटरिंग 1 डिग्री से ज्यादा हुआ, और 8000 में से 8000 जब अल्फा पार्टिकल उन्होंने लिए तो उनमें से केवल एक अल्फा पार्टिकल का जो एंगल था स्कैटरिंग वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था। ग्रेटर देन, जैसे यहां तक जाएंगे तो बच्चों 90 डिग्री का स्कैटरिंग होगा, तो एक जो था वो वापस से रिटर्न होने लगा। 8000 में से 8000 अल्फा पार्टिकल्स में केवल एक अल्फा पार्टिकल का एंगल बच्चों 90 डिग्री से ग्रेटर देन, 180 नहीं बता रहा भाई मैं, 90 डिग्री से ग्रेटर देन हुआ। यानी उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि वास्तव में ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत कम डेंस एरिया में रहता है, बहुत कम साइज का रहता है, बहुत छोटी जगह पर ये रहता है, ये सभी जगह प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसको बाद में क्या कहा गया बच्चों, न्यूक्लियस कहा गया। इसी के साथ में इन्होंने फिर किया कि लगभग 10⁶ जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवाए, 10⁶ यानी 10 की घात 6 का मीन हो गया, यहाँ बच्चों कितना हुआ, यहाँ 10 लाख 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, केवल एक अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ को रिटर्न करा, जिसका थीटा कितना रहा, स्कैटरिंग 180 डिग्री रहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10⁶ यानी 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल्स केवल अपने पाथ को वापस से रिटर्न कर रहा है, 180 डिग्री पर जा रहा है, जैसे आ रहा था वैसे के वैसे ही वापस जा रहा था। इसका मीन हुआ कि वास्तव में यहाँ प्रूफ हो गया था कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम डेंस एरिया में रहता है, जिसको क्या कहा गया बाद में, न्यूक्लियस कहा गया, क्योंकि न्यूक्लियस की पहले ये बातें नहीं आई थी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले न्यूक्लियस की बातें किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं की थी, न्यूक्लियस की बातें भी स्टार्ट होने लग गई कि जो भी अपने पास में पॉजिटिव चार्ज एटम में रहता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है, वो बहुत कम डेंस एरिया में रहता है, जिसको बाद में क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। और बताया गया कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन की फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन बच्चों ये जो ग्राफ है, जैसे मान लो अभी हम कह दें कि जैसे 180 डिग्री पर 10⁶ में से केवल कितना आया अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन आया है, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न हुआ, तो उसके बेसिस पर बच्चों ग्राफ नहीं बनता। इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया है, और वो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, वो है बच्चों नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा ये समझ में है अपने पास में, 4 ऑब्जर्वेशन हमने बताए, 5th ऑब्जर्वेशन जो इसका मैथमेटिकल बताते हैं हम। इसके बाद इसके रिजल्ट देखेंगे भाई, इसके बाद हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट जो बातें हम कर रहे थे उसको और ज्यादा डिटेल से देखेंगे। इन्होंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जिसको हम n से लिख रहे हैं, उसके लिए क्या बनाया इन्होंने कि n = क्या किया बच्चों, kZ²/sin⁴θ/2, ये इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। यानी n क्या है बच्चों, kZ²/sin⁴θ/2, जहां k क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट होता है, और z यहां देखें, यहां z अपने पास में क्या है, एटॉमिक है, जो नंबर होता है वो है ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थीटा क्या है यार, थीटा बच्चों यह स्कैटरिंग एंगल है, थीटा अपने पास क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। तो यहां से एक बात आप समझे आप कि क्या डायरेक्ट उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज कर लिया था, क्या रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या डायरेक्ट गोल्ड फॉइल का यूज किया था, नहीं भाई, उन्होंने बहुत सारे जो एटम्स है उनका यूज उन्होंने किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बच्चों वो थीटा पर तो डिपेंड कर ही रहे, यानी थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जेड पर भी डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जेड पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी यहां आप यदि चेंज कर देते हैं, गोल्ड फॉइल की जगह यदि दूसरी चीज यदि आप लेते हैं, दूसरा मेटल हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का स्कैटरिंग भी क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया है और फर्स्ट टाइम में उनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्कैटरिंग में उन्होंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने बहुत सारे फॉइल्स का पहले यूज किया होगा और उसी के बेसिस पे उन्होंने देखा होगा कि वास्तव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग है वो किस पर डिपेंड करता है, अलग अलग एटम्स पर डिपेंड करता है। और उन्होंने ये भी बता दिया, इसी बेसिस पे इन्होंने बाद में ये भी बताया कि जो चार्ज होता है, जैसे जेड की हम बात करें कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो फिक्स नहीं होता, होता तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये अलग अलग पार्टिकल्स में क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि हमें पता है बच्चों न्यूक्लियस का टोटल चार्ज हम कितना लेते हैं, जेड ही लेते हैं,
तो ये रदरफोर्ड बता चुके थे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले के बेसिस पर ये भी सिखाना चाहते थे कि वास्तव में इस न्यूक्लियस के अंदर यानी सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उसी के बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर बच्चों इन्होंने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ इस तरीके से बताया कि मान लेते हैं कि बच्चों लगभग स्टार्टिंग में जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स दिए तो कितना डिफ्लेक्शन था, 0 था। बाद में जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते गए मान लो कुछ डिफ्लेक्शन डेविएशन आता गया, वो डेविएशन का हम इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। हालांकि ये एक प्रॉपर ग्राफ नहीं है बच्चों, हमारे इसके बेसिस पर ग्राफ नहीं है कि आपने इतना अल्फा पार्टिकल्स लिए तो उनका डेविएशन इस तरीके से। ये ग्राफ जो है बच्चों इस फॉर्मूले के बेसिस पर है और इस फॉर्मूले के बेसिस पर इन्होंने जो ग्राफ डिजाइन किया वो इस तरीके से किया है, वो ग्राफ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इस के बेसिस पर थीटा और एन के मिड में जो ग्राफ आया वो इस तरीके से आया अपने पास में। यानी ये ग्राफ आप यह नहीं समझे कि सर 180 डिग्री पर तो ओनली 10⁻⁶ में से एक ही इलेक्ट्रॉन आया था, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नहीं है। ये ग्राफ अपने पास इस फॉर्मूले के बेसिस पर इन्होंने बनाया है और ये ग्राफ हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स के Jd² sin⁴ θy2 होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के बेसिस पर यानी इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो ग्राफ बनाया गया उससे अपने पास हमें को दिमाग में इस चीज को रखना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्मूले के बेसिस पर क्या बात पता चली हमें कि वास्तव में ये सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस मेटल का या किस प्रकार का एटम आपने यूज किया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों रिजल्ट्स की हम बात करते हैं अब। तो इन्होंने जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लेकर इस गोल्ड फॉइल पर जब इन्होंने इंसिडेंट करवाए तो 99.86% पार्टिकल्स का डेविएशन कितना आया बच्चों, 0 डिग्री आया। यानी वो बिना डेविएशन के क्या हो गए, पास हो गए। और बिना डेविएशन के पास हो गए तो इन्होंने क्या कहा कि इस एटम का, ये जैसे एटम मान लेते हैं, इस एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, होलो होता है। ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिना डेविएशन के क्या हो गए बच्चों, सीधे पास हो गए। तो इन्होंने क्या कहा कि इस एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, होलो होता है, या इसके अंदर जो भी प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर जो भी प्रेजेंट, इस होलो स्फीयर में जो भी प्रेजेंट रहते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि अल्फा पार्टिकल का वो डेविएशन नहीं कर सकते। बाद में कहा गया कि इस पोर्शन में कौन प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि इसका मैक्सिमम पार्ट्स कैसा होता है बच्चों, एम्प्टी स्पेस का रहता है। यानी फर्स्ट रिजल्ट यही पता चला कि 99.6% पार्टिकल्स क्या हो गए, बिना डेविएशन के पास हो गए। बिना डेविएशन के पास हो गए, थीटा कितना था, 0 डिग्री था। उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में इसका मैक्सिमम पार्ट होलो होता है, यहाँ जो भी प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन कहा, वो इतने हल्के होते हैं, इतने लाइट वेट के होते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल भी डेविएशन नहीं करवा सकते। फिर देखो सेकंड क्या कहा कि 0.14% का डेविएशन जो था, थीटा स्कैटरिंग जो था वो 1 डिग्री से ज्यादा है। जैसे मान लो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स किसके पास आ गए, इस न्यूक्लियस के पास आ गए, तो न्यूक्लियस के पास आने पर उनमें क्या आने लगा बच्चों, डेविएशन आने लगा। उनमें डेविएशन आने लगा। डेविएशन वो टक्कर के कारण नहीं है, कोलिजन के कारण नहीं है, वो लड़ नहीं रहे थे भाई, या वो डेविएशन किसकी वजह से आता है, रिपल्सन की वजह से आता है। तो यार रिपल्सन की वजह से क्या हुआ, क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाद पॉजिटिव चार्ज हमें पता है और ये बात रदरफोर्ड को भी कहीं ना कहीं पता थी, लेकिन बस उस चीज को वो अपने स्टूडेंट से क्या करवा रहे थे, प्रूफ करवा रहे थे। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि लगभग ओनली बहुत कम पोर्शन जो था अल्फा पार्टिकल का वो क्या कर रहा है, डेविएशन कर रहा है, उसमें स्कैटरिंग आ रहा है, किसी एंगल से स्कैटर कर वो कर रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि वास्तव में इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस बहुत कम डेंस एरिया में रहता है, बहुत कम जगह पर रहता है। थर्ड इन्होंने देखा, थर्ड देखो मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में कि लगभग जब 10⁶ या इस तरीके से बोल देते कि 80 या 8000 अल्फा पार्टिकल्स जब लिया गया तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में
कितने में बच्चों? 8000 अल्फा पार्टिकल्स में। ये यहाँ पास में, बिल्कुल पास में गया, तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल्स जो था बच्चों वो स्कैटरिंग में, क्योंकि ये थीटा कितना रहेगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा अपने पास में, वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर क्या हुआ? डिविएशन हुआ। तो यहाँ तीसरी बात उनको वास्तव में फिर वापस समझ में आ गया कि हाँ पॉजिटिव चार्ज डेफिनेट होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल होता है, और वो स्टेबल इस तरीके से होता है कि वो अल्फा पार्टिकल को क्या कर देता है? दूर भेज देता है, रिपेल करके दूर भेज देता है। फिर उन्होंने देखा कि 10⁶ अल्फा पार्टिकल, लगभग 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से, लगभग कितने बच्चों? 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, जैसे ये ले लेते हैं, ये वापस यहां ले लेते हैं, 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पर वापस से रिटर्न हो जाता है, 180 डिग्री पे डिविएशन हो जाता है। तो फिर अब उनके बातें सारी समझ में आ चुकी थी कि वास्तव में इस न्यूक्लियस के, सॉरी इस एटम के सेंटर में, इस एटम के सेंटर में ऑल पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसको बाद में क्या कहा गया बच्चों? न्यूक्लियस कहा गया। बाद में क्या कहा गया? इसको न्यूक्लियस कहा गया, जिसका साइज, इस न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसका मेजरमेंट भी हम करके बताएंगे। और इस एटम का जो साइज होगा, इस एटम का बच्चों जो साइज बताया गया वो 10⁻10 मीटर बताया गया। यानी जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और वो पॉजिटिव जो चार्ज होता है बहुत कम डेंस एरिया में रहता है, उसका डेंसिटी बहुत कम रहता है, लेकिन स्टेबल अपनी एक ही जगह पर रहता है, अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता है। इसका साइज इन्होंने क्या बताया? 10⁻15 बताया, और एटम का साइज 10⁻10। यानी जो अपने पास में न्यूक्लियस है एटम के कंपैरिजन में 10⁵ यानी 1 लाख गुना क्या होता है? छोटा होता है। एक फुटबॉल के ग्राउंड में एक छोटा सा मक्खी बैठ जाए, उतना सा न्यूक्लियस होता है। फुटबॉल का ग्राउंड है वो पूरा क्या अपने पास एक एटम है, और उसके अंदर छोटा सा मक्खी बैठ जाए तो वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो बहुत कम एरिया पर क्या होता है? अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, और वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की फॉर्म में होता है, जिसको बाद में क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। उस साइज को, उस सेंटर को क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। और इस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात और बताई कि ये जो सेंटर के अंदर जो बच्चों चार्ज रहता है, ये चार्ज फिक्स नहीं रहता है, ये चार्ज अलग अलग एटम में क्या होता है? अलग अलग होता है। हालांकि पॉजिटिव चार्ज रहता है, पर इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों पता लगाया? ऐसा उनको क्यों पता चला? क्योंकि मैंने बताया था अभी बच्चों, एक फॉर्मूला उन्होंने बताया, n = kZe² और sin की पावर 4 θ/2। यानी जैसे आप z चेंज करेंगे, यदि आप z को चेंज करें, z का मतलब हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, आप z को चेंज करेंगे तो n और थीटा में क्या आएगा बच्चों? वेरिएशन आएगा। और n और थीटा वेरिएशन आ रहा है, इसका मीन ये हुआ कि 100% स्कैटरिंग में जो स्कैटर एंगल आ रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। यानी अट्रैक्शन का कहीं ना कहीं जो अपने पास में नेचर है वो कम ज़्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन कम ज़्यादा हो रहा है। और अट्रैक्शन कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मीन हो गया कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम अमाउंट में नहीं रहता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का आइटम यहाँ यूज़ लिया है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ रिजल्ट्स निकाले। अब रिजल्ट्स के बाद हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट, न्यूक्लियस के जो अप्रोक्सीमेट जो मेजरमेंट 10⁻⁻15 मीटर किया गया है वो कैसे हम करते हैं। एक पॉइंट और है क्या बच्चों रिजल्ट में? ठीक है, एक पॉइंट की बात और करते हैं। एक पॉइंट अपने पास क्या है, ये सबसे अच्छा पॉइंट इनका ये लगा कि देखो बच्चों होता क्या है कि इन्होंने क्या बता दिया था, चलो यहाँ तक हम बात कर भी चुके थे, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में कौन होते हैं बच्चों? ऑर्बिट्स होती है, और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये बात ये बता चुके थे, रदरफोर्ड बता चुके थे, रदरफोर्ड को ये बातें पता थी भाई, वो बस इस चीज को वापस से प्रूव करवा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास है, और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन और यह इस प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज के मिड में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम के लॉ से K(Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड में मूव करते रहते हैं, और इसके अराउंड में मूव करते रहते हैं, तो इसे पॉजिटिव चार्ज के जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे नेचर का है यार, कैसे नेचर का रहेगा बच्चों? अट्रैक्शन नेचर का रहेगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर पा रहा है? क्यों यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर पा रहा है, क्यों नीचे यहाँ वो नहीं जा पा रहा है? तो इसका भी तोड़ इन्होंने बता दिया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इस इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम बात करें कि जो सन है वो अर्थ को भी, जितने भी प्लैनेट्स है उनको भी क्या करता है बच्चों? अट्रैक्शन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो वो सारे के सारे अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर जाते, सॉरी सन के अंदर क्यों नहीं गिर जाते? जितने प्लैनेट्स है वो अट्रैक्शन फोर्स उन पर लगता है, सन का वो काफी अट्रैक्शन लगता है, बहुत अट्रैक्शन लगता है, तो वो सारे के सारे सन में क्यों नहीं गिर जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मोशन के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स को, यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब सर्कुलर पाथ मोशन होता है तो सर्कुलर पाथ मोशन के कारण यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है बच्चों? बैलेंस बना रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर पाता है। तो इन्होंने ये बात भी, ये रिजल्ट भी इन्होंने बताया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं। तो ये इनके क्या थे? रिजल्ट्स थे। अब हम देखते हैं बच्चों कि हम किस तरीके से इस न्यूक्लियस की साइज का मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों अब है अपने पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितना पास में पहुंचेगा। हमने उसका डिस्टेंस r0 मान लिया है। उस r0 का फॉर्मूला हमें पता करना है, जिसको हम ये भी कह देते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस का साइज भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो ये दो टॉपिक नहीं है, एक सिंगल टॉपिक है। यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स जाता है न्यूक्लियस के कितना पास जाता है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इससे न्यूक्लियस के साइज का भी हमें पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे बच्चों यहाँ हम क्या ले रहे थे? सोर्स ले रहे थे। किस तरीके से हम इसको फाइंड कर रहे हैं? यहाँ ये लेड बॉक्स था, इस लेड बॉक्स के अंदर बच्चों क्या था? बिस्मथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, जो किसका सोर्स था अपने पास में? अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे थे, ठीक है। और वो अल्फा पार्टिकल्स बच्चों यहाँ पर अपने पास आ रहे थे। ये एटम है अपने पास में गोल्ड फॉइल, ये इसका न्यूक्लियस है। तो मैं मान लो बच्चों यहाँ तक वो पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचने के बाद उसमें डेविएशन आ गया, या डेविएशन का मतलब हो सकता है कि वो इस तरीके से इधर चला गया, हो सकता है कि 180 डिग्री से आ गया। मैक्सिमम 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही अपने पास में सबसे, क्योंकि जो 180 डिग्री पर आएगा बच्चों, जो 180 डिग्री पर आएगा वही आपके पास में सबसे ज्यादा क्या होगा? क्लोज होगा किसके? न्यूक्लियस के। तो वही हमारे पास क्या होगा यार? न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, यानी सॉरी साइज होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक वो पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है, जिसको हम r0 मान लेते हैं। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ तक गया अपने पास, यहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक? इस पॉइंट तक, मान लेते हैं बच्चों P पॉइंट तक पहुंचा है। तो P पॉइंट तक पहुंचा है, तो ये आपको क्या पता करना होगा? साइज पता करना होगा कि ये कितना साइज अपने पास होगा, क्योंकि वही पूरा साइज फिर किसका माना जाएगा? न्यूक्लियस का माना जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करें। तो यहाँ बच्चों हम एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड का यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड का। यानी हमें एक बात पता चल रही है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये अपने पास में क्या है?
एटम है और यहाँ ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, तो ये सारी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये r0 ही आपके पास है, ये सारी डिस्टेंस अपने पास r0 है। लेकिन हम क्लोजेस्ट देख रहे हैं, यानी सबसे पास वाला हम देख रहे हैं कि सबसे पास वाला जो आपके पास डिस्टेंस है वही न्यूक्लियस के साइज को बताएगा। और सबसे पास में जाने वाला कौन होगा बच्चों, जो 180 डिग्री रोटेट 180 डिग्री पर वापस से आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से हम देखते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का मीन हो गया कि सबसे पहले ये इनिशियल लेवल, ये इसका इनिशियली हो गया, और ये यहाँ जाकर जब पी पर गया तो यह फाइनल हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन का मीन हो गया कि इनिशियल लेवल पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, मैकेनिकल एनर्जी का मीन काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, और यहाँ फाइनल में अपने पास यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कितना है। तो देखो इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी और क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का इक्वल होगा किसके, फाइनल के पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी के। इससे दो बातें हमें समझ में भी आएगी कि अल्फा पार्टिकल का जो भी अपने पास में इनिशियल लेवल पर जो एनर्जी होता है वो बाद में फाइनल लेवल के किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल का होगा यहाँ जाने के बाद में वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यहाँ सीखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियली में अल्फा पार्टिकल जब निकला और मोशन करा तो यहाँ पर अपने पास में, अच्छा अल्फा पार्टिकल का हमें एनर्जी पता है ना भाई बच्चों कितना है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहेगा। ये उसका नेचुरली अपने पास एनर्जी है। हम और ज़्यादा एनर्जी देना चाहे तो इसको और ज़्यादा वोल्टेज आप दे सकते हैं और ज़्यादा स्पीड से क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। लेकिन ये नेचुरली यहाँ से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जब निकलता है तो उसका एनर्जी कितना होता है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यह एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियली में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम फाइनल पी तक जब पहुंच रहा है उसके काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के इक्वल रहेगा। तो इनिशियली देखे आप बच्चों, यहाँ से देखे आप इनिशियली पी पॉइंट से ये जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना साइज है भाई इसका, न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर है। तो बहुत छोटा साइज अपने पास है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इनिशियली में अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। तो इनिशियली में अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी पर रहेगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R, और R कितना रहेगा बच्चों, यहाँ इन्फिनिटी रहेगा, R अपने पास इन्फिनिटी रहेगा। और ये हो गया बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ले लेते हैं। फिर फाइनल में देखें आप, फाइनल में हम बात करें, चलो फाइनल की हम बात करें, पहले फाइनल की काइनेटिक एनर्जी, चलो पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल में जब यहाँ पहुंचा है बच्चों अपने पास में, तो यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा, डिस्टेंस, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इसके R0 हो गया, ये लो। और फाइनल में यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगा, 0, क्योंकि बच्चों फाइनल में P पॉइंट पर जाकर स्टॉप होकर वापस वो रिटर्न होगा। तो फाइनल में P पॉइंट पर जाकर वो स्टॉप हो रहा है, तो इसका फाइनल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि देखो ये तो कितना हो गया, 0, इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे, ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, अभी वापस से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है, चलो दिखाई दे रहा है आपको भाई, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी, अभी इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास है अल्फा पार्टिकल की, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों ये यदि यहाँ जा रहा है, तो यहाँ अल्फा और अल्फा दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसको पास आने पर रिपल्सन फोर्स के अपोजिशन में वर्क करना पड़ेगा, और अपोजिशन में किया गया वर्क ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये हमें पता है भाई, कभी भी अपोजिशन में जो वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो यहाँ जब पहुँचेंगे तो इन अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों के मिड में यहाँ क्या लगता है बच्चों, रिपल्सन फोर्स लगता है, और रिपल्सन फोर्स के अपोजिशन में ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें R0 का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें Q1 और Q2 पता होना चाहिए। Q1 क्या है बच्चों, चार्ज है,
किसका चार्ज है? फर्स्ट का। फर्स्ट कौन है बच्चों? अल्फा पार्टिकल है। फर्स्ट कौन है बच्चों? अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों अल्फा पार्टिकल कौन होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो यह अल्फा पार्टिकल में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो इसका चार्ज कितना रहेगा बच्चों? 2e रहेगा। 2 इंटू ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगा। इसी तरीके से Q2 की हम बात करें तो Q2 बच्चों चार्ज रहेगा, किसका चार्ज रहेगा? न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा। किसका चार्ज रहेगा बच्चों? न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि किसका न्यूक्लियस है। अभी तो आप गोल्ड फॉइल का यूज कर रहे थे, तो गोल्ड फॉइल के लिए 79 होता है जेड। लेकिन हम बात करें कि यदि अदर हो तो आप कैसे लिखते हैं चार्ज बच्चों? जेड ई से लिखते हैं। ठीक है, तो जेड ई से लिख दिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया आपके पास में। और ये क्या आ गया अपने पास? के। Q1 कितना है बच्चों अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये कितना? जेड ई है। और ये अपने पास आर नोट का, चलो आर नोट आएगा, आपको आर नोट चाहिए तो ये इधर चला गया। तो आर नोट इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? यहाँ देखें 2k जेड ई स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और भी हम सोल्व कर सकते हैं भाई इसको। आर नोट इक्वल टू क्या आ गया? 2। के का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/4πε0 होता है। और ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। यानी हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम ये देख रहे हैं कि ये आर नोट देखो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। आर नोट एक तो आप ये देखेंगे जेड पर डिपेंड कर रहा है। जेड का मतलब ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग है। एक डिपेंड कर रहा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी ये आर नोट या ये कह सकते हैं कितना क्लोजेस्ट पहुंचेगा, ये कितना क्लोजेस्ट पहुंचेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अल्फा पार्टिकल एटम के कितना क्लोजेस्ट पहुंचेगा, कितना क्लोजेस्ट पहुंचने का मतलब हो गया कि आर नोट कितना कम होगा, उतना कम होगा जितना पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों यहां से, तो उतना ही क्लोजेस्ट जो होगा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में पहुंचेगा। यानी आर नोट उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी क्लोजेस्ट के लिए ये तो बताए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? उसके क्लोजेस्ट पहुंचेगा। अब हमने गोल्ड फॉइल का बच्चों यूज किया है, तो ये आर नोट का फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखेंगे कितना आएगा? 2JD स्क्वायर या KJD स्क्वायर। हमने के का वैल्यू 1/4πε0 यूज ले लिया है और ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास है। अब यदि हम बात करें किस चीज की बात करें कि जैसे अभी हमने एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करें तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं भाई। लेकिन अभी हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया है, तो गोल्ड फॉइल के लिए ये जो आर नोट है साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना होगा वो देख लेते हैं हम भाई यहाँ। तो यहाँ गोल्ड फॉइल के लिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों गोल्ड फॉइल में हमने एक बात आपको डिस्कस की कि देखो गोल्ड फॉइल में देखो फॉर्मूला लिखता हूं पहले। आर नोट इक्वल टू क्या है बच्चों? यह पूरा लिख देता हूं 2kZD स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आर नोट हमें क्लोजेस्ट चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अभी मैं बार बार बात कर रहा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब फिर देखो के फिक्स होता है, जेड यहाँ कितना होता है बच्चों? तो जेड क्या होगा? गोल्ड का, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। तो यहाँ आर नोट कितना आ जाएगा? 2 और के का वैल्यू पता है बच्चों 9 इंटू 10⁻9 होता है। जेड का वैल्यू 79, ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बच्चों 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, मेगा को कन्वर्ट कर रहा हो तो 7.7 मेगा यानी 10 टू पावर बच्चों क्या होगा? 6 होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये जूल में चेंज हो गया, चेंज करना सिखा देता हूँ भाई, नहीं पता हो तो। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा का मतलब होता है बच्चों 10⁻6 होता है। तो 7.7 इंटू 10⁻6 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जूल में चेंज हो गया। इसको जब सोल्व किया गया तो बच्चों अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है? 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कितना आता है इसका आंसर? 10⁻⁻15 मीटर आता है भाई।
30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट हम ही देख पा रहे हैं 10⁻⁻15, -15 का मतलब अपने पास क्या होता है, क्योंकि हमें पता है 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यह आर नोट का वैल्यू जो है 10⁻⁻15 है। तो अप्रोक्सीमेट जो साइज होता है, क्योंकि आर नोट कहाँ तक पहुंच रहा है, अभी देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइए कि जैसे मान लो आर नोट कहाँ तक पहुंचा बच्चों, आर नोट यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो ये मतलब अल्फा पार्टी यहाँ तक पहुंचा, उसका आर नोट इतना आ रहा अपने पास। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर जा चुका है। तो ये तो वो डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल गया है, और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता है। यानी न्यूक्लियस का जो साइज होगा बच्चों वो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा अपने पास में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के जाने का डिस्टेंस है, उसका अप्रोच है न्यूक्लियस के पास में कितना वो क्लोजेस्ट जा रहा है, ये उसका डिस्टेंस है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता है। इसका मीनिंग हो गया कि जो आर नोट है वो कहाँ का साइज है, उस न्यूक्लियस के बाहर का साइज है। तो न्यूक्लियस का साइज जो होगा बच्चों इससे क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो आप बच्चों नोट कर लीजिए, एक टॉपिक और बचा हुआ उसको करते हैं। और बच्चों इनके न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में दे रखे, वो भी आप साथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें आप। इसके बाद टॉपिक करते हैं बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम बी से लिखते हैं। देखो होता है क्या बच्चों, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे हम बात करें कैसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास होती है उसको समझते हुए पहले हम, जैसे ये अल्फा पार्टिकल का बच्चों अपने पास क्या था, सोर्स था। इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स में यहाँ हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिस्मथ का यूज कर रखा था, और वो अल्फा पार्टिकल जो था बच्चों यहाँ अपने पास में न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस के पास जा रहा था, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल इस तरीके से गया, मान लो या अल्फा पार्टिकल मान लो इस तरीके से जाकर यहां पहुंच चुका है, ये ऐसे जा चुका है। तो ये हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस अपने पास है। हम बात करें कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी से। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों इनिशियली यहां रहेगा भाई आपके पास में, इनिशियली अल्फा पार्टिकल बच्चों यहां रहेगा अपने पास में विथ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और इनिशियली में ये जो, क्योंकि आप क्या समझ लेंगे कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नो, ये इंपैक्ट पैरामीटर नहीं होता है। ये तो बच्चों वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है आर नोट। कई बार कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन पूछ लेता हमसे एग्जाम में, बोल देता है कि इसमें इंपैक्ट पैरामीटर कौन है, तो ये इंपैक्ट पैरामीटर नहीं होता है, ये आर नोट क्लोजेस्ट अप्रोच जो अपने अप्रोच होता है वो ही अपने पास होता है न्यूक्लियस से। ये इनिशियल से अल्फा पार्टिकल इनिशियली यहाँ है, यहाँ से सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चों, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये अपने पास क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, आर नोट जो होता है, अभी जैसे अल्फा पार्टिकल का पाथ ही माने तो अल्फा पार्टिकल का पाथ ही माने तो बी अपने पास है, ये वाला पाथ माने तो बी अपने पास ही है बच्चों, ठीक है। अब मान लो अल्फा पार्टिकल का पाथ ये वाला रहे, तो जस्ट गया और वापस रिटर्न हो गया, तो बी कितना होगा उसका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर थीटा कितना होगा। तो यदि हम यहाँ बात करें तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं भाई अपने पास में, यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनकी, वो कभी भी यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वही क्लोजेस्ट जो अप्रोच होता है वो आर नोट होता है, इसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं कहते। इम्पैक्ट पैरामीटर इनिशियली में अल्फा पार्टिकल कहा था, उसके सेंटर से ये जो पाथ उसका जा रहा है, इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दिया बच्चों, k/d² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और रूट में 1 माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। हम कोट की फॉर्म में बता रहे थे, कोस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला इन्होंने जो दिया वो क्या दिया, k/d² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, और रूट में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब z हमें पता है बतो, z गोल्ड फॉल है तो z हम ले सकते हैं, और अदर आइटम चेंज कर ले सकते हैं।
के बच्चों कांस्टेंट होता है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इसका वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तो बात चलो अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन की बात तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, दे रखा है क्या। तो ये के का कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा अपने पास में। काइनेटिक एनर्जी आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो के का वैल्यू कुछ फिक्स होता है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थीटा है क्या, या थीटा बच्चों स्कैटरिंग एंगल है आपके पास में, थीटा क्या है या स्कैटरिंग एंगल है। अभी स्कैटरिंग एंगल कितना हो सकता है अपने पास में, जैसे मैं बात करूं स्कैटरिंग एंगल थीटा की, मैं बात करूं कि यदि बच्चों बी अपने पास में 0 डिग्री रहे, बी 0 रहे अपने पास, सपोज करो बी 0 रहे, बी 0 का मतलब क्या हो गया कि यहां से अल्फा पार्टिकल यहां गया है और जस्ट सेंटर पर टकरा दें, क्योंकि हमें पता है कि 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स में एक वापस से रिटर्न आ जाएगा। तो यदि बी 0 है तो बच्चों बी 0 होने पर थीटा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा भैया, क्योंकि थीटा बी 0 है, इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल ऐसा जा रहा है भाई, ऐसा कोई यहाँ न्यूक्लियस से उसका सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा, बी 0 है तो यहाँ जाएगा तो वापस रिटर्न आएगा, यहाँ थीटा कितना रहेगा, 180 रहेगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि बच्चों बी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बी क्या है, बहुत ज्यादा अपने पास है, किसके कंपेरिजन में, तो R0 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि बी बहुत ज्यादा अपने पास में एक बार में। तो बी यदि बहुत ज्यादा है इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, स्टेट बिल्कुल सीधे चले जाएंगे। यदि बी बहुत ज्यादा तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल सीधे जाएंगे। उस कंडीशन में थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, स्कैटरिंग अपने पास कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो यदि बी अपने पास बहुत ज्यादा है बच्चों, यहाँ बी अपने पास ज्यादा किससे, वही R0 की बात हो रहा है, R0 क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्टेंस से बात हो रही है ना, यहाँ R0 से बहुत ज्यादा है, और R0 से बहुत ज्यादा होगा तो हमें पता है कि सारे, क्योंकि जैसे न्यूक्लियस R0 यहाँ तक है अपने पास, मान लो R0 यहाँ तक है, तो यदि इससे बहुत ज्यादा B है तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल कैसे निकलेंगे भाई, सीधे निकलेंगे, और सीधे निकलेंगे इसका मतलब वहाँ कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, और आप इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला ये होता है kZd² अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। आप इसको और भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, इजी फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन इससे इजी हो जाती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या रहा है, कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ लिमिटेशन इनकी रही, क्या इनका ड्रॉबैक रहा, तो वो हम 2 पॉइंट्स अब और सीख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक अब करते हैं भाई हम। तो इसके 2 ड्रॉबैक अपने पास रहे बच्चों, मेनली 2 रहे, और इनको आप डिस्कशन करते हैं, यानी 2 लिमिटेशन ही आप कह सकते हैं, 2 एरर्स आप कह सकते हैं जिनको ये समझाने में सफल नहीं हो पाए। इनको समझाने में फिर सफल है नील्स बोर। नील्स बोर ने इनकी कमियों को दूर कर दिया, हालांकि ये चीजें बताने में बहुत सारी चीजें इन्होंने रदरफोर्ड ने बता दी थी और सही बता दी थी, लेकिन 2 चीजों को ये क्लियर नहीं कर पाए थे, और नील्स बोर ने अच्छे से इनको क्लियर कर दिया था। सबसे पहले बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एटम की, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। स्टेबिलिटी का मीन क्या है, देखे कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट का स्टेबिलिटी का मीन क्या है, इन्होंने मैक्सवेल की कुछ बात थी बच्चों, उस मैक्सवेल की कुछ बात को ये सही साबित नहीं कर पाए थे, और वो सही साबित करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, नील्स बोर थे। मैक्सवेल की क्या बात थी जिसको ये सही साबित नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने, हमें पता है यानी मैक्सवेल ने क्या बताया, पहले हम उसकी बात करते हैं। कहा गया भाई, हाँ ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे इनमें मूव करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैक्सवेल ने क्या बताया था बच्चों, मैक्सवेल ने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे अपने पास में, तो ये मूव करते टाइम में, जैसे मान लो कि ये लोअर टू हाई या हाई से लोअर में जब भी अपने पास मूव करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, ये एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, या जब भी ये मूव करेंगे अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो यहाँ क्या निकालते हैं बच्चों, वो रेडिएशंस निकालते हैं, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं। तो लास्ट में धीरे धीरे उनका एनर्जी क्या हो जाना चाहिए था बच्चों, कम हो जाना चाहिए था।
इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होते होते ये लोअर ऑर्बिट में जाते जाएंगे और जाते जाते लास्ट में ये कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। यानी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो यहाँ पर एटम की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एटम खत्म यहाँ पर। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? हालांकि इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं गिरते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके रीजन को ये जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी इन्होंने क्या कहा कि जब मैक्सवेल ने जो बताया था, तो मैक्सवेल की बात पर खरे नहीं उतर पाए कि मैक्सवेल ने क्या कहा था कि भाई ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो ये एनर्जी यानी रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं, वेव की फॉर्म में निकालते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल्स जाएंगे अपने पास में, तो यहाँ क्या होगा कि लास्ट में जाते जाते उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, वो कहाँ जाकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो नील्स बोर ने बस एक सिंपल सी थ्योरी इसमें दे दी। नील्स बोर ने सिंपल सी थ्योरी क्या दी कि भाई इन इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स एनर्जी होती है, क्योंकि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होती है। लेकिन वो फिक्स एनर्जी ये, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं वैसे तो इनकी एनर्जी कितनी होती है, हम नेक्स्ट जो बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे उसमें हर ऑर्बिट की एनर्जी को भी हम डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी हम आप बताएंगे कितनी, कौन सी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है। तो ये बात जो थे वो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, ये बात नील्स बोर ने कह दिया था कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है, वो मूव करते टाइम भी अपनी एनर्जी को यानी कम नहीं करता, रेडिएशन के फॉर्म में कम नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं करते, क्योंकि उनका खुद का क्या होता है, एक फिक्स एनर्जी होता है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अपने पास में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। सेकेंड, ये बच्चों स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो रदरफोर्ड थे वो स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्पेक्ट्रल लाइन्स हम पढ़ेंगे बच्चों, जो नील्स बोर ने बताया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो जो मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट से मूव कर रहे हैं मान लो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी सभी की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रहेगी, और सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से निकालेंगे, रेडिएशंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेंगे। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगी बच्चों, फिक्स फ्रीक्वेंसी की ही रहेगी, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की नहीं रहेगी। कैसे? इस ऑर्बिट में जैसे मान लो कि अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी निकल रही है, अल्ट्रावायलेट वेव निकल रही है, रेडिएशंस निकल रहा है, तो यहाँ अल्ट्रावायलेट ही निकलेगी, दूसरी नहीं निकलेगी। इसी तरीके से यानी कहने का मीन क्या हुआ कि सभी ऑर्बिट्स में फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, तो सभी ऑर्बिट्स में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलनी चाहिए, लेकिन फिक्स निकलनी चाहिए, कंटिन्यूस निकलनी चाहिए। और उस स्पेक्ट्रम को बताने के लिए इन छोटी लाइनों की, इन स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा था। तो ये दो ड्रॉबैक रहे, और ड्रॉबैक क्यों बता रहे, क्योंकि इन कमियों को दूर करने वाले फिर कौन थे अपने पास, नील्स बोर थे। ठीक है बच्चों, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आज कंप्लीट है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बच्चों आप जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।